जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में हिंदी के हम वो क्वेश्चंस देखेंगे और रीजनिंग के साथियों हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कब पूछे गए थे? साथियों, 18 फरवरी 2024 को प्रथम पाली में पूछे गए थे। तो अगर ऐसे ही साथियों क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी आ जाते हैं तो कितना स्कोर आपका रहता है? सुपर फास्ट तरीके से साथियों सारे क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि रामायण के रचयिता कौन है? आप सभी लोग जानते हैं रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि हैं। उसके बाद देखिए, सूरसागर ये कृति है, ये किस कवि के कृति है बताइए? तो ये तो साथियों सूरदास की कृति है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल की 18 फरवरी में। उसके बाद देखिए, एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उसको क्या कहा जाता है? यांत्रिकी थोड़ी ना कहा जाता है, याक्षुष भी नहीं कहते हैं, युगपुरुष भी नहीं कहते, उसको साथियों युद्धपोत कहा जाता है। जिस पर से समुद्री जहाज होता है साथियों युद्धपोत की है, और इस पर से सैनिक लोग जो होता है ना वो युद्ध करते हैं। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो अगर इस बार भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यानी कि जो लेवल आपसे पूछा गया था अगर वही लेवल आपसे पूछ लिया जाए इस बार भी, तो क्या इस बार आप सवालों के जवाब दे सकते हो या नहीं? देखिए, जर की अगर बात करें साथियों, यहां पर लिखा हुआ है जरा। जरा का मतलब क्या होता है साथियों? बुढ़ापा। ये बुढ़ापा जो है ना, ये यहां पर लिखा होना चाहिए था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, एक जरा का मतलब थोड़ा, कहते नहीं जरा से दे दो, यानी कि थोड़ा सा दे दो। चलिए, उसके बाद अगर बात करें, एक होता है साथियों अनल। अनल की अगर बात करें तो अनल का मतलब पवन नहीं होता है साथियों, अनल का मतलब आग होता है, ठीक है ना। और अनिल का मतलब हवा होता है। गज की अगर बात करें, एक गज मतलब होता है हाथी और एक गज मतलब होता है माप। उसके अलावा नीड़ की अगर बात करें तो नीड़ का मतलब होता है घोंसला और नीर का मतलब होता है पानी। तो कुल मिला के कौन सा सही अर्थभेद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए, खिड़की खुलने से प्रकाश आया, इस वाक्य में कौन में किस प्रकार की अशुद्धि है? देखिए, खिड़की खुलने से नहीं होना चाहिए, यहाँ पर खिड़की खुलने पर यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो साथियों कारक संबंधी अशुद्धि। कैसी अशुद्धि है? कारक संबंधी अशुद्धि है, इसलिए यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं बताइए? अगर मैं आपको साथियों एक नदी का नाम दे दूं, जैसे गंगा नदी, तो क्या ये पुल्लिंग होगी? नहीं, गंगा नदी, यमुना नदी तो स्त्रीलिंग होती है। तिथियों की अगर बात करें, 26 तारीख कैसी है, तो ये भी आपकी पुल्लिंग हो जाएगी। यहाँ पर पूछा गया, सॉरी, ये भी आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। यहाँ पर पूछा गया पुल्लिंग बताइए। भाषाओं की अगर बात करें, हिंदी भाषा कैसी है, अंग्रेजी भाषा कैसी है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन समुद्रों की अगर बात करते हैं तो ये साथियों पुल्लिंग शब्द होते हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है साथियों बताइए? हस्ताक्षर का प्रयोग एक वचन में नहीं होता है, दल का प्रयोग बिल्कुल साथियों एक वचन में होता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है साथियों बताइए? मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं भी आपको में दिख जाए या कहीं भी आपको पर दिख जाए और आपसे पूछा जाए कारक कौन सा होगा, तो वहां पर साथियों अधिकरण कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। जिनका भी आंसर यहाँ पर ए था तो बिल्कुल सही था। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? देखिए, अगर इसकी साथियों संधि विच्छेद करते हैं ना तो बना धनकर निकल कर आ जाता है। तो कर पूछा गया यानी कि प्रत्यय पूछा गया, तो कर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर डी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए, तरावट शब्द में मूल शब्द बताइए और प्रत्यय बताइए साथियों क्या हो सकता है? तो तरावट शब्द में तर जो होगा ना वो मूल शब्द हो जाएगा, और आवट आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों? एक तरीके से प्रत्यय हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है बताइए? यानी कि मैं कह सकता हूं आराम के लिए कुर्सी, किया आराम के लिए कुर्सी मैं सकता हूं। और मैं आपको बता चुका हूं, कहीं पर भी अगर साथियों, ठीक है ना, कहीं पर भी साथियों अगर क्या आ जाता है, के लिए आ जाता है, वो एक तरीके से क्या होता है? संप्रदान के लिए तत्पुरुष समास हो जाए, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाता है। तो संप्रदान तो यहाँ पर लिखा नहीं है, तत्पुरुष समास लिखा है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, लक्ष्य की अगर बात करें तो एक तत्सम शब्द है, इसका पूछा जा रहा है इसका तद्भव क्या होगा? तो लाख को कहते हैं, बस फर्क यह है कि लाख आपका जो है ना, लाख आपका साथियों तद्भव शब्द है और लक्ष्य आपका साथियों तत्सम शब्द है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है साथियों, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है बताइए? तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? सांवला आपका बिल्कुल सही जवाब
हो जाएगी, यानी कि श्यामल आपका तत्सम शब्द है और श्यामल आपका तद्भव शब्द, बस इतना सा फर्क है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है बताइए। मान लीजिए साथियों कोई आप हेडिंग लिखते हैं, मान लीजिए आप लिखते हैं पृथ्वी, और पृथ्वी के बारे में अब आपको लिखना है, तो आप कुछ इस प्रकार से बनाते हो ना चिन्ह साथियों, तो ये क्या कहलाएगा, ये विवरण चिन्ह कहलाएगा। और ऐसा कहां पर बना हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है साथियों बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों तो दर्जन शब्द है ना, ये आपका विशेषण संख्या को दर्शाता है, यानी कि राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है बताइए। तो इसमें तो साथियों नाम धातु क्रिया है। कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। तो शाखा मृग की अगर बात करें किस शब्द का पर्यायवाची साथियों, तो बंदर का पर्यायवाची है। बंदर को हरि भी कहते हैं, कपि भी कहते हैं, तो ये शाखा मृग भी साथियों कहते हैं। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, ये वाक्य किस काल का है बताइए। देखिए इस वाक्य को पढ़कर आपको ये लग रहा होगा कि इसमें संदिग्ध कुछ नहीं है, इसमें एक काम हो रहा है जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी साथियों ये काम जारी है, यानी कि मैं कह सकता हूं अपूर्ण वर्तमान काल का ये उदाहरण हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है बताइए। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं साथियों, किसी भी वाक्य में आपको द्वारा देखने को मिल जाए और पूछा जाए कौन सा वाच्य है, तो साथियों उसमें कौन सा वाच्य होता है, कर्म वाच्य होता है, ठीक है ना, कर्म वाच्य होता है। लेकिन अगर किसी शब्द में किसी वाक्य में आपको ने देखने को मिल जाए तो वहां पर साथियों कौन सा वाच्य होता है, एक तरीके से कर्तृवाच्य होता है, ठीक है ना। लेकिन किसी शब्द में आपको साथियों किसी वाक्य में अगर किसी वाक्य में आपको से और नहीं शब्द देखने को मिल जाता है तो वो आपका साथियों एक तरीके से भाववाच्य हो जाता है। ये तीनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठिठक जाना ये एक मुहावरा है, उस मुहावरे का मतलब क्या होता है, रुक जाना होता है क्या, तो बिल्कुल साथियों ठिठक जाने का मतलब रुक जाना होता है। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा साथियों बताइए। तो अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है और अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है, दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए बताइए। देखिए आस्तीन का सांप, कठपुतली, आंख चुराना, ये सब साथियों क्या है, मुहावरे हैं। लेकिन इसकी अगर बात करें जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये आपका एक लोकोक्ति है और इसलिए यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस हैं बताइए। तो कुल कितने रस हैं साथियों, कुल मिला के 10 रस हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण इसमें से साथियों कौन सा है बताइए। चलिए तो यहां पर अगर देखिए संबंधवाचक कौन सा नहीं है, तो देखिए अगर बात करें जिसका ये भी संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, जो भी है और सो भी है, यानी कि ये तीनों है। अब साथियों बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी वाला बचा, तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए साथियों अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, ठीक है ना। देखिए और बताइए साथियों कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए देखिए साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जैनेंद्र का आपसे संधि विच्छेद करने को पूछा जा रहा है, यानी कि जैनेंद्र का संधि विच्छेद अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे। आप देखिए ये तो बात तय है, इंद्र नहीं होगा, इंद्र नहीं होगा, इंद्र होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये भी नहीं होगा साथियों, क्या होगा, जैन धन इंद्र, या आपका जैनेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद देखिए हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है बताइए। चलिए तो हरि की अगर बात करें, हरि को साथियों सर्प भी कहते हैं, सूर भी कहते हैं, सिंह भी कहते हैं, लेकिन दूध नहीं कहते हैं, तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो साथियों कौन सा छंद बनता है, मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, कुंडलिया छंद बनता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, नील गगन सा शांत हृदय था, हो रहा था। नील गगन सा शांत हृदय था, हो रहा, यहां पर अगर साथियों बात करें तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में तो साथियों उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। बिहारी हिंदी का विकास इनमें से किस भाषा से हुआ है बताइए। तो किस भाषा से हुआ है अगर बात करते हैं साथियों, मृग मागधी अपभ्रंश से हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भीतर हो गया, बाहर शब्द हो गया, ये किस क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं पूछूं मोहन कहाँ है तो आप बताओगे भीतर है, अगर मैं पूछूं मोहन कहाँ है आप कहोगे बाहर है। तो आप कुछ इस
स्थान बता रहे हो, आप परिमाण थोड़ी ना बता रहे हो, आप काल थोड़ी ना बता रहे हो, आप रीति थोड़ी ना बता रहे हो, आप उसका स्थान बता रहे हो कि भीतर है, अंदर है, बाहर है, कहाँ है। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। यहां पर अगर बात करें मेघ शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है साथियों, बताइए। देखिए मेघ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, नीरद जो होगा वो मेघ शब्द का पर्यायवाची होगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल सही था। एक शब्द यहां पर लिखा हुआ है कुल और एक शब्द लिखा हुआ है कुल। ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, यानी कि सुनने में तो समान है लेकिन भिन्न भिन्न इनके अर्थ हैं। तो इसमें से कौन सा है साथियों, बताइए। यानी कि कुल का मतलब आपसे पूछा जा रहा है और कुल का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कुल का मतलब तो होता है किनारा, अब किनारा यहां पर है और यहां पर है, लेकिन कुल की अगर बात करें तो कुल का मतलब शीतल नहीं होता है साथियों, वंश होता है। तो कुल मिला के इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को क्या कहा जाता है साथियों, बताइए। तो फेंक कर चलाया जाता जो हथियार है उसको अस्त्र कहते हैं, और हाथ में पकड़ के जो चलाया जाता है साथियों उसको क्या कहा जाता है, उसको शस्त्र कहा जाता है। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों। देखिए अब यहां पर आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को देखिए साथियों और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग बताइए क्या हो सकता है। चलिए देखिए लेटर पोजीशन आपको मालूम होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर साथियों 2 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 11 है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10 है। अब ये 2 से क्या हुआ है साथियों, 1 हुआ यानी कि 1 घटाया गया है। 7 से क्या हुआ है, 7 है, कुछ नहीं घटाया गया है। 5 से यहाँ पर क्या हुआ, 4 हुआ, 1 घटाया गया, और यहाँ पर भी 1 घटाया गया है। यानी कि सबसे पहले हम इसमें 1 घटाएंगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा। उसके बाद जैसा ये है वैसा ये रहेगा। इसमें हम साथियों 5 से ये 4 हुआ, 1 घटाया गया तो यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और यहाँ पर 1 घटाया गया, यहाँ पर भी 1 घटाएंगे तो एच आ जाएगा। तो CBGH कहाँ पर लिखा हुआ है, CBGH ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब डायरेक्शन वाला साथियों क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से साथियों इसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, एक व्यक्ति अपने घर से पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो पूरब की तरफ साथियों 10 किलोमीटर हमने चला दिया, कहने के फिर दाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो दाएं ओर मुड़ा दिया, 5 किलोमीटर चला दिया, फिर दाएं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। फिर साथियों यहाँ तक तो 10 हो जाएगी, यहाँ तक आपकी साथियों 11 हो जाएगी दूरी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कहने के फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर से साथियों दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर साथियों चलता है। चलिए फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, फिर ये बाएं मुड़ गया और ये 1 किलोमीटर चल गया। वो व्यक्ति अपने घर से कितनी दूर है, घर से तो घर उसका ये है और अभी वो ये है, यानी कि इसकी दूरी क्या है। देखिए इसकी दूरी 1 है, ठीक है, और इस पूरे की दूरी 10 है और इस पूरे की दूरी 11 है, यानी कि इसकी दूरी भी साथियों 1 होगी। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा साथियों, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 किलोमीटर उसके घर से साथियों दूरी होगी। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए रूस का संबंध मॉस्को से है, तो ग्रीस का संबंध किससे होगा। जैसे रूस की राजधानी मॉस्को है, तो ग्रीस की राजधानी क्या होती है साथियों, एथेंस होती है। क्या होती है, एथेंस होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए यहां पर अगर बात करें, देखिए संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्ति ये सर्किल में है, जिसके टी है, एस है, क्यू है। त्रिभुज की अगर बात करते हैं ये स्कूल के शिक्षक हैं। विवाहित व्यक्ति की बात करते हैं तो साथियों ये आपके स्क्वायर में एक तरीके से हो जाएगी। अब प्रश्न क्या पूछा गया है देख लीजिए कि कौन से अक्षर उन व्यक्तियों को दर्शा रहे हैं जो संयुक्त परिवार में तो रहते हैं लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन ना, ये ना लिखा होगा, ना तो विवाहित है और ना ही शिक्षक है। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ बताना है कि संयुक्त परिवार में तो साथियों रहते हैं लेकिन वो स्कूल के शिक्षक नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं होनी चाहिए, और विवाहित व्यक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये और ये भी नहीं होनी चाहिए। तो बचा क्या साथियों, टी बचा। टी सिर्फ संयुक्त परिवार में रहने वाला व्यक्ति है, इसलिए टी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अब यहां पर अगर बात करें कौन सा आरेख बुद्धि, चिंता, शक्ति, इनके बीच सही साथियों संबंध को दर्शा रहा है, बताइए। देखिए बुद्धि हो गया, चिंता हो गया, शक्ति हो गया, ये तीनों एक तरीके से साथियों अलग अलग है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो यहां पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन नंबर डी है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें एक शब्द दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वही आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए POLO है, तो P भी है यहां पर बिल्कुल,
ओ भी है और एल भी है और ओ कहाँ पर है दूसरा। अरे यहाँ पर दो ओ आए हैं ना, दूसरा ओ कहाँ है, दूसरा ओ नहीं है, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता। एक बार इसको हम देख लेते क्या ये बनाया जा सकता है। ओ पी टी आई लिखा हुआ है तो ओ ये हो गया, पी ये हो गया, टी ये हो गया, आई ये हो गया, सी ए एल लिखा है, बिल्कुल सी ए ये हो गया, एल आपका ये हो गया, तो ये बनाया जा सकता है। बाकी ये भी बनाया जा सकता होगा और ये भी बनाया जा सकता होगा, सिर्फ आपका ए वाला नहीं बनाया जा सकता है और यही आपसे पूछा गया था और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कथन यहाँ पर लिखा हुआ है और निष्कर्ष साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है। चलिए कथन को एक बार साथियों देख लीजिए, कथन को देख लीजिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी, ठीक है, प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है, ठीक, सौंदर्यात्मक सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है, ठीक है। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष साथियों गलत है। तो यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए, ये तो बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर जिक्र था मूल्याश्रित का, जिक्र था यहाँ पर रविन्द्रनाथ के संबंध में, उन्होंने तर्क और नैतिकता के आधार का पालन किया। तो ये साथियों देखिए ना तो तर्क का यहाँ पर जिक्र था और ना ही नैतिकता का यहाँ पर जिक्र था। तो मेरा मानना है कि इस कथन के अनुसार जो निष्कर्ष आपका सही होगा वो निष्कर्ष नंबर 1 सही होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए उस आकृति का चयन कीजिए जो पारदर्शी सीट को बिंदुसार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न के जैसे दिखाई देगी। देखिए यहां पर अगर बात करें, यहां पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, जैसे कि यहां पर अगर बात करें ना, मैं थोड़ा सा इसको सही तरीके से बना देता हूं। देखिए जो ये वाली आकृति है साथियों, ठीक है ना, अगर इस वाली आकृति को इसके ऊपर मैं रख दूं तो कैसा आपको आकृति दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर ए वाली, ऑप्शन नंबर 2 वाली, ऑप्शन नंबर 3 वाली या ऑप्शन नंबर 4 वाली। देखिए अब अगर साथियों बात करते हैं, मान लीजिए ये आपके सामने है, ठीक है, ये एक ऐसी चीज है और ये एक ये ऐसी चीज है और ये है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, सही नहीं बन पाया, ठीक है, और यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो ये जब इसके ऊपर चली जाएगी तो ये इसके ऊपर ही आ जाएगी, समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है ना, समझ में नहीं आएगी, और इसके ऊपर ही समझ में नहीं आएगी। तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी और ऐसा तो 1 में है साथियों, और 1 कौन से ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें कि ए बी का भाई है, तो अगर बात करते साथियों बी का भाई कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि ए जो है बी का भाई है, तो बी पुरुष है, भाई है, पुरुष होगा, तो इसकी जगह पे प्लस लगा देंगे। अगर कोई महिला होता तो पहचान के लिए माइनस लगा देते। डी का पिता सी है, तो डी की अगर बात करें साथियों, डी का पिता कौन है, सी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या हो गया, ठीक है ना, डी का पिता कौन हो गया साथियों, सी हो गया। बी की माँ ई है, तो ये बी है, बी की माँ कौन हो जाएगी साथियों, ई हो जाएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ए और डी भाई हैं, यानी कि ए का जो भाई है वो डी है। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए कि डी का पिता सी है, तो यहाँ पर भी तो साथियों डी का पिता सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये दोनों उनके माता पिता यानी कि ये दोनों आपस में पति पत्नी है। तो कहने के सी से किस प्रकार संबंधित होगा ई, तो सी तो पत्नी कहेगा भाई आपने, इसलिए पत्नी कहां पर लिखा हुआ है, पत्नी साथियों आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर बात करें कि दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि चुनिए, यानी कि अगर मैं साथियों यहाँ पर दर्पण रख दूं तो ये कैसा आपको रीजनिंग शब्द दिखाई देगा। 2 बातें ध्यान देना है, जो सबसे अंत में लेटर होता है वो सबसे पहले आ जाता है, यानी कि जी कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। एक सेकंड रुकिए। जी की अगर बात करते साथियों को तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। एन की अगर बात करते साथियों तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद आई जैसा है वैसे दिखाई देगा, एन आपको साथियों ऐसे दिखाई देगा, ओ जैसा है वैसे दिखाई देगा, ठीक है ना, और एस की अगर बात करें ऐसे दिखाई देगा, ए जैसा है वैसे दिखाई देगा, और ई की अगर बात करें इसका मुंह इधर हो जाएगा और आर का भी मुंह इधर हो जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है। तो मेरा मानना है ऑप्शन सही तरीके से टाइप नहीं हो पाए हैं। जो मैंने लिखा है करने का तरीका तो साथियों आपका यही है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं, 2 दर्जन सेब बाद में जोड़े जाते हैं, 10 सेब खराब हो गए जिन्हें हटा दिया गया, शेष सेबों को 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया जाता है,
प्रत्येक टोकरी में कितने सेब हैं। ये क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर मैं आपको सबसे पहले एक चीज समझाऊं तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 1 दर्जन सेब कितने होंगे, 1 दर्जन सेब 12 ही तो होंगे। अगर मैं कहूं 2 दर्जन सेब तो आप 12 की गुणा 2 से कर दोगे, यानी कि 2 दर्जन सेब बोले तो 24 सेब। अगर मैं कहूं 5 दर्जन सेब तो 12 की गुणा 5 से कर दोगे, यानी कि 12 5 60 सेब हो जाएंगे। यहां पर कहा गया है कि 12 दर्जन सेब, तो 12 1 दर्जन भैया 12 गुणा 1 तो 12 दर्जन सेब मतलब 12 गुणा 12 तो ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा कि 12 दर्जन सेब यानी कि 144 सेब, यानी कि 2 दर्जन सेब बाद में जोड़ दिए जाते हैं। 2 दर्जन सेब यानी कि 24 सेब इसमें और जोड़ दिए जाते हैं, तो जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 यानी कि 168 सेब अब हो गए। उसके बाद कहा जा रहा है 10 सेब खराब हो गए जिन्हें हटा दिया गया, यानी कि इसमें से 10 सेब को साथों निकाल दीजिए क्योंकि खराब हो चुके हैं, तो 158 सेब बचे हैं। यानी कि शेष सेबों को, यानी कि ये शेष सेब बचे हैं 158 शेष सेब बचे हैं, यानी कि इन शेष सेबों को 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि इनको 2 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। कैसे कटेगा, 2 सत्ते 14 2 नीम 18, यानी कि 2 टोकरियां हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आधे आधे सेब बांटे जाते हैं, तो यहाँ पर 79 आ जाएंगे, यहाँ पर 79 सेब आ जाएंगे। कह रहे कि प्रत्येक टोकरी में कितने सेब हैं, कह रहे एक टोकरी में कितने सेब है, तो 79 सेब है, इसलिए 79 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए साथियों राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा इतनी सी चीज आपसे पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो बच्चे का किसी का भी जन्म होगा तो 1 नंबर सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है ना, सबसे पहले ये आ जाएगा। उसके बाद साथियों क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी, नहीं विवाह एकदम से पहले उसको शिक्षा दी जाएगी, तो फिर ये 5 नंबर आ जाएगा। शिक्षा के बाद साथियों उसको विवाह होगा, यानी कि 4 नंबर आ जाएगा। और शिक्षा विवाह के बाद साथियों मृत्यु के बाद अंत्येष्टि होती है, यानी कि 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। तो 154 23 नंबर बनाइए, तो 154 23 नंबर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। वो आकृति चुनिए जो अन्न से अलग है, यानी कि अन्न से भिन्न है, कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए सभी में एक सर्किल है और सभी में एक तीर बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये देखिए कि तीर के दाएं तरफ क्या होगा, तीर का दाएं तरफ यही तो होगा। यहाँ पर एक चौकोर टाइप का कुछ है, इस तीर के दाईं तरफ भी चौकोर टाइप का कुछ है, लेकिन फर्क यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये ऐसे है, यानी कि इसका मुंह किधर को है, इधर की तरफ है, और इधर इसका मुंह किधर है, इधर साथियों इसका मुंह किधर है, एक तरीके से तीर की तरफ है, ठीक है ना। तो यही मुझे ऐसा लग रहा है डिफरेंस है। या आप दाएं ही तरफ देखना है, तीर के दाएं तरफ आपको देखना है, तीर के दाएं तरफ, तीर का दायां ये होगा, यानी कि इधर भी मुंह जो है ना वो तीर की तरफ है। इधर अगर बात करते हैं तीर के दाएं तरफ, इधर भी जो चौकोर का मुंह है वो तीर की तरफ है, और इधर भी तीर की तरफ है, तो इधर भी तीर की तरफ है, इधर भी मुंह तीर की तरफ है, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन सिर्फ इधर नहीं है साथियों, इधर मुंह तीर की तरफ नहीं है, इधर मुंह जो है ना वो इधर की तरफ है। तो कुल मिला के ये पहला वाला आपका सबसे भिन्न हो जाएगा, और भिन्न हो जाएगा तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए। यहां पर साथियों अगर बात करते हैं, त्रिभुज आपके सामने है। अब इसमें आपको ये देखना है, सॉरी, इसमें आपको साथियों ये देखना है कि यहां पर अगर बात करें कि कितने त्रिभुज है। देखिए एक सूत्र होता है, पहले तो इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब एक सूत्र होता है, वो सूत्र मैं आपको साथियों बतला रहा हूं। वो सूत्र क्या होता है, n + 1/2। अब n का मान क्या है साथियों, n का मान ये 6 है, n का मान 6 हो जाएगा, तो 6 + 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 6 × 7/2 हो जाएगा। इसको कट करेंगे 3 हो जाएगा, 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों इसमें कितने त्रिभुज हैं, एक तरीके से 21 त्रिभुज हैं, और 21 कौन से ऑप्शन में साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर भी साथियों डायरेक्शन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि एक व्यक्ति, क्या लिखा हुआ है साथियों, एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है।
चलिए, तो पश्चिम की अगर बात करते हैं साथियों, पश्चिम, एक सेकेंड, पश्चिम की अगर बात करते हैं 6 किलोमीटर साथियों पश्चिम की तरफ चला दिया गया। फिर वो दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा दिया साथियों, 11 किलोमीटर चला दिया। चलिए, फिर वो दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, देखिए 6 किलोमीटर तो यहाँ तक होगा, 6 किलोमीटर और चला देंगे साथियों, 12 किलोमीटर चल गया। उसके बाद कह रहे हैं साथियों, फिर वो दाएं मुड़ता है और फिर से 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, देखिए यहाँ तक 11 हो जाएगा, यहाँ तक आपका 12 हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ा साथियों, फिर ये 6 किलोमीटर चला तो ये यहाँ तक पहुंच गया। यानी कि वो व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो उसका घर ये है और अभी वो यहाँ पर, यानी कि इसकी दूरी कितनी है, देखिए इसकी दूरी कुल मिला के 12 है, इसकी दूरी 11 है, तो इसकी दूरी 1 ही तो होगी, तो कुल मिला के 1 आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। देखिए, चलिए साथियों, अगर यहां पर साथियों हम लोग देखते हैं साथियों, देखिए एंजाइम और ग्रंथि का जो संबंध है ना, वो किसका किसका संबंध है बताइए। जैसे कि जो आपका यहां पर ग्रंथि लिखी हुई है, यहां पर एंजाइम लिखा हुआ है। चलिए, जैसे कि ग्रंथि से एंजाइम आते हैं, उसी प्रकार से जनरेटर से करंट आता है, ये मुझे सबसे सही लग रहा है, और सही लग रहा है तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। यहां पर अगर साथियों बात करें, कथन आपके सामने है, ठीक है ना, कथन आपके सामने है और तर्क आपके सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। तो अब तर्क देखिए क्या है, तर्क कहा यहां पर क्या किया जा रहा है साथियों, तर्क यहां पर कहा जा रहा है कि हाँ, इससे इन बच्चों से जबरन रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी, बिल्कुल सही है साथियों। उसके बाद कह रहे हैं कि हाँ, ये संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, हमारे पास पूरी आबादी को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं, तो ये थोड़ी ना होगा, ये तो गलत हो जाएगा साथियों। और कह रहे हैं कि हाँ, इससे जीवन स्तर में वृद्धि, तो बच्चों का क्या जीवन स्तर वृद्धि होगी, तो कुल मिला के अगर बात करते हैं, ये पहला और दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये 50 क्वेश्चन साथियों आपने देखे। क्लास आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके अलावा एक प्लेलिस्ट आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके डिस्क्रिप्शन में साथियों डाली गई है, उस पूरी प्लेलिस्ट को अगर देख लेंगे तो एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।